Hello everyone, welcome to PSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is water pollution. So आप सभी जानते हैं वाटर पोल्यूशन क्या होता है, आप सभी इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली जानते हैं, समझते हैं। तो इसी को हम थोड़ा सा और बेटरली अंडरस्टैंड करने की आज यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक्चुअल टर्म्स में पोल्यूशन का क्या मतलब है, किस तरीके से ये पोल्यूशन हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है और किस तरीके से हम इस पोल्यूशन को होने से रोक सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से वाटर पोल्यूशन को मिनिमाइज करके अपने और अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले दोनों चीजों को सेपरेट करके समझो कि वाटर में जो पोल्यूशन है उसको वाटर पोल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, अब पोल्यूशन मतलब है, पोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी अगर अनवांटेड या अनडिजायरेबल चेंजेस वहां पर हो रहे हैं तो वो सभी पोल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और जो इस पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल्यूटेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, chemical or biological characteristics of air, land, water and soil, and the agents which bring such undesirable changes is called as pollutants। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि पोल्यूशन का मतलब है कि अगर एयर की, वाटर की, सॉइल की या लैंड की, ठीक है, किसी भी चीजों की, इन चारों में से किसी भी चीज की अगर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर कोई भी चेंज आता है जो कि अनडिजायरेबल है, जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई चेंज आता है तो वो किस कैटेगरी में आता है, आपके पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। दैट मीन्स कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो नहीं होना चाहिए और हो रहा है और एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए वो हार्मफुल है बल्कि हमारे लिए भी, लिविंग बॉडीज के लिए भी वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। और वो एजेंट्स जो इस तरीके के अनडिजायरेबल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इस तरीके के अनडिजायरेबल चेंजेस कर रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पोल्यूशन the government of India has passed the Environment Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment, that is air, water and soil। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कि हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यहाँ पर पास किया है, जो कि हमारे एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट मतलब कि पानी को, हवा को और जमीन को, यानी कि एयर, वाटर एंड सॉइल, तीनों की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसको बेहतर बनाएगा और उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसको सेव करके रखेगा कि अब उसके अंदर जितना पोल्यूट वो हो चुकी है उससे आगे ना हो, और जितना हुई है उतना उसको प्रिवेंट किया जाए, उसकी क्वालिटी को यहाँ पर खराब होने से बचाया जाए। वो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है, जिसके अंदर उसने कुछ चीजों को बताया है कि जैसे कि व्हीकल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो हार्मफुल या टॉक्सिक गैसेस अगर रिलीज कर रहे हैं तो उसकी रिपेयरिंग कराओ या फिर उनको हटा दो, ऐसे व्हीकल्स को एनवायरनमेंट से, मार्केट से हटा दो। ठीक है, और क्या कर सकते हो कि जैसे इंडस्ट्रीज है तो वहां से धुआं निकल रहा है तो वहां पर उनको रोको कि भाई ये पहले इसको क्लीन करो एंड देन क्लीन एयर को ही एटमोस्फियर में पास करो। इसी तरीके से जैसे कि इंडस्ट्रीज से खराब खराब पानी निकल रहा है ना, गार्बेज निकल रहा है, तो वो सीधा वो पहले नदियों में डायरेक्टली डाल रहे थे। तो उसके लिए प्रिवेंशन किया गया कि इसको पहले ट्रीटमेंट दो, इसको क्लीन करो एंड देन इसको वाटर के अंदर, जो नदियां हैं, तालाब है, उनके अंदर फिर डालो, डायरेक्टली मत डालो, अदरवाइज ये जो भी इकोसिस्टम है, ठीक है, उसको ये डिस्टर्ब कर रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर रूल्स यहाँ पर पास किए हैं
इन इस एनवायरमेंट पोल्यूशन की कंडीशन को डील करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम स्पेसिफिकली वाटर पोल्यूशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे कि अगर वाटर के अंदर कोई अनडिजायरेबल चेंज है तो उसको वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। और अब हम सिर्फ वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द वाटर प्रॉपर्टीज बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। इस तरीके से वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर अगर कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाटर पोल्यूशन किस वजह से हो सकता है, तो बहुत सारे रीजन है वाटर पोल्यूशन होने के। जैसे कि घरों से निकला हुआ, जैसे अगर घरों में से गंदा पानी निकला है या कपड़े धोए आपने तो कपड़े धोए का जो डिटर्जेंट वाला पानी रहता है ना, उसमें भी देखो डिटर्जेंट किसका बना है, केमिकल का बना है, तो वो डिटर्जेंट वाला पानी निकल रहा है, या सीवेज का पानी निकल रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट का पानी निकल रहा है, सेप्टिक टैंक्स का वाटर है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ये वाटर है। ठीक है, या जैसे कि कंबंशन कार्स, जब कार्स का कंबंशन कर रहे हो तो उसके रिजल्ट में जो जैसे गाड़ियां धो रहे हो, ठीक है, जो होते ना व्हीकल वॉशिंग एरियाज होते हैं तो वहां पर भी डिटर्जेंट यूज करते हैं, है ना, जो भी केमिकल को यूज करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, तो उसका पानी है वो भी सीधा नदियों में आ रहा है। ठीक है, या अगर कोई कहीं पे माइंस हैं, खदानें हैं, वहां से कोई चीज एज एन डस्ट पार्टिकल ऐसे मतलब गार्बेज के फॉर्म में निकल के आ रही है, वो सीधा आप नदियों में डाल रहे हो। या जैसे मान लो कि कहीं से बहुत सारा ऑयल, जैसे मान लो कि किसी कंट्री से जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑयल हमारा आ रहा है और किसी रीजन की वजह से अगर जिस भी टैंक में वो आ रहा है या जिस भी जहाज में, शिप में वो आ रहा है वो टूट जाए या वो डूब जाए, है ना, तो वो सारा ऑयल या वो किसी भी रीजन की वजह से हो जाए, वो पूरा ही तेल जो है ना वो हार्मफुल तेल जैसे डीजल, पेट्रोल ये आ रहे हैं, अगर हमने इंपोर्ट किया है इनको और ये किसी भी रीजन की वजह से जिससे भी आ रहे हैं वहां से टूट जाता है वो, तो वो किसमें आ जाता है, आपके पानी में आ गया, तो उस वाटर को उसने खराब कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैरीकल्चर, मैरीकल्चर का मतलब होता है, देखो एक तो एक्वाकल्चर होता है, एक्वाकल्चर का मतलब है कि वाटर के अंदर जो कल्चर है, मतलब जैसे फिशेज हैं, ठीक है, तो वो एक पूरा सिस्टम बना रही है वहां पर वाटर सिस्टम, तो उसको तो एक्वा सिस्टम बोलते हैं, एक्वाकल्चर बोलते हैं। एक होता है मैरीकल्चर, मैरीकल्चर में क्या किया जाता है, हम खुद कुछ पर्टिकुलर फिशेज को उस एरिया में डालते हैं, है ना, और उनकी ग्रोथ करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, जो वाटर का इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देती है, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन काउंट होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो वहां पर सर्वाइवल वाली फिशेस थी ना उनको या तो वो किल कर दिया उन्होंने, या उनकी न्यूट्रिशन को उन्होंने इनटेक कर लिया जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी और जो वाटर का इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अनडिजायरेबल चेंज है, अनडिजायरेबल चेंज है दैट मीन्स पोल्यूशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। स्लज हो गया, यानी कि जो भी वेस्ट वेस्ट बॉडी मटेरियल है वो अगर वाटर में डाल रहे हो, इंडस्ट्रीज से गार्बेज है, इंडस्ट्रीज का खराब पानी है, ठीक है, वो सीधा इंडस्ट्रीज का नदियों में, तालाबों में डाला जा रहा है, या आप अपने जानवरों को जाके नहला रहे हो नदियों में, है ना, तो जानवरों में भी क्या है, बहुत सारे माइक्रोब है उनकी बॉडी पे, उनको नहलाओगे तो वो सीधा माइक्रोब कहाँ जाएंगे, नदियों में। उस नदियों के पानी को अगर कोई दूसरा जानवर पिएगा उसके लिए वो हार्मफुल है, अगर वो माइक्रोब उसने उसको पिया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी हेल्थ वहां पे अफेक्ट होगी। ठीक है, और जो जो भी प्लांट्स वहां पर, जो भी फिशेज वहां पर उस वाटर के अंदर है, उस नदी में, तालाब में, झील में जो भी हैं, उनको उनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो केमिकल्स उनकी बॉडी में एंटर करके उनको हार्म करेंगे। ठीक है, या वो माइक्रोब उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आपको जो समझने का है कि अगर कोई फिश खाता है, ठीक है, तो वो फिश, भाई जो मछली पालन करने वाले हैं वो उन्हीं फिशेस को पकड़ेंगे और उन्हीं फिश को फ्राई करके देंगे आपको खाने के लिए। तो जब उन्होंने उन फिशेस ने क्या खाया, वो केमिकल खाया, या वो जिन भी आपने जानवरों को नहलाया उस नदी तालाब में, ठीक है, तो उनके जो माइक्रोब थे वो उस वाटर में गए, उस वाटर से उस फिश में गए और उस फिश को जिसने खाया उसकी बॉडी में गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो साइकिल इसी तरीके से चल रहा है ना, कि अगर आप एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो तो एनवायरनमेंट भी फिर आपको खराब करेगा, है ना, वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप पानी कहाँ का यूज कर रहे हो, है ना, वो नदी तालाब का यूज करोगे
ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। या फिर आपने जैसे एक और चीज है कि फर्टिलाइजर्स, आप जो भी खेत है वहां पर छिड़काव करोगे, ठीक है, उसके बाद आप वहां पर खेत में पानी दोगे। अगर आप पानी थोड़ा ज्यादा देते हो, ठीक है, तो वो बहता हुआ उस केमिकल्स के साथ, उस फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के साथ होता हुआ कहाँ से आ जाएगा, फिर से आपके नदी तालाब में आ जाएगा। तो उस नदी तालाब में वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड भी आ गए, ठीक है, वो केमिकल्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आ गए, उसको फिर से किसी मछली ने खाया, तो वो आपकी बॉडी, आप उस मछली को खा रहे हो तो आपकी बॉडी में गया। या फिर आपने अगर उस नदी तालाब का पानी पिया तो वो फिर से आपकी बॉडी में गया। तो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली तो आपकी बॉडी को भी अफेक्ट करेगा ना। तो पॉल्यूशन की जो सोर्सेज हैं वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वहां पर हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए। तो ये काफी सारे सोर्सेज है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन यहाँ पर हो सकता है। अब ये वाटर पोल्यूशन क्या करेगा, जब मैंने वही तो समझाया कि जब आप उस फिश को या उस वाटर को कंज्यूम करोगे जिसमें केमिकल्स हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, जिसमें एनिमल्स के माइक्रोब्स हैं, जिसमें डिटर्जेंट हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो इनकी वजह से जो मेन की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, वो होती है जैसे कि डायरिया, है ना, कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी तो डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग वहां पर होगी, है ना, जो पर्सन है वो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होगी, टाइफाइड उसको हो सकता है। टाइफाइड तो मेजरली गंदा खाना और गंदा पानी पीने की वजह से ही होता है, तो टाइफाइड वहां हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, स्किन लेशन, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट कर सकता है, किडनी को ये डैमेज कर सकता है, किडनी खराब कर सकता है, और हेपेटाइटिस यानी कि लीवर को भी आपके खराब कर सकता है। तो ये पानी, अगर आप ये खराब पानी पीते हो तो आपकी हेल्थ काफी ज्यादा यहाँ पर अफेक्ट होती है और आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि डायरिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, नर्वस डिसऑर्डर्स एंड मेनी मोर। ठीक है, तो क्या करने की जरूरत है, इन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है और इनको हटाने की जरूरत है कि भाई वाटर को खराब ना किया जाए। एक और यहाँ पर इफेक्ट आता है, ये तो हमारी हेल्थ पे आ गया, इन्वायरमेंट को भी खराब करता है ये। कैसे, एक चीज होती है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपके खेत है, ठीक है, खेतों में आपने फर्टिलाइजर डाला, आपने वाटर डाला, तो इससे होता हुआ ये जब एक्सेस वाटर होगा तो वो फर्टिलाइजर्स के साथ जो है यहाँ से होता हुआ नदियों में, तालाबों में आ जाएगा। ये फर्टिलाइजर इससे रन ऑफ होगा या लीच आउट होगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या डाले थे आपने फर्टिलाइजर्स में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस डाला था, ठीक है, क्योंकि मेन फर्टिलाइजर क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, और भी होते हैं लेकिन ये मेन है क्योंकि ये उपजाऊ को बढ़ाते हैं, पैदावार को बढ़ाते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस यहाँ पर केमिकल्स में रिस्क करके वाटर के साथ आ गया, ठीक है। यहाँ पर आकर के इसने क्या किया, एल्गी ब्लूम। एल्गी ब्लूम मतलब कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से एल्गी ब्लूम होता है। एल्गी ब्लूम का मतलब है एल्गीज जो है उन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके बहुत ज्यादा अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, बहुत ज्यादा उस नदी तालाब में एल्गी ही एल्गी हो जाती है। अब मैं ना एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ आपको, क्या होता है कि जैसे मान लो ये तालाब है, ठीक है, इसमें नीचे क्या है आपके पानी और इस पर एल्गी है। अब एल्गी ने जैसे ग्रोथ की तो इसके पूरे ऊपर की जो सरफेस है यहाँ पे ये एल्गी ही एल्गी हो गई पूरी, ठीक है। एल्गी हो गई ना तो क्या होगा, जब यहाँ पर सनलाइट आएगी ना तो वो सनलाइट जो रहेगी वो एल्गी जो रहेगी वो सनलाइट को कंज्यूम कर लेगी, ठीक है। भाई ये तो ग्रोथ करने के लिए इसको सनलाइट भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो इसको मिलेगा इन फर्टिलाइजर से, और इस सनलाइट को भी ये कंज्यूम कर लेगी। तो यहाँ जो नीचे तालाब के अंदर जो नीचे वाले पेड़ पौधे हैं, नीचे वाले प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि फिशेज हैं या क्रैब्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो सरवाइव कैसे करेंगे, उनकी डेथ होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाते, वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो इस ऑक्सीजन को यूज करता है इस एल्गी को ब्रेक डाउन करने के लिए, और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाती है, यहाँ पर नीचे जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से जो फिशेज हैं वो सफोकेट करती हैं, ठीक है, वो वहां पर ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, कि जब केमिकल्स
स्पेशली जो एग्रोकेमिकल्स हैं यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस हैं, ये किसी नदी तालाब में जाते हैं तो एल्गीज की ग्रोथ इंक्रीज होती है, एल्गीज ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं और फिशेज के लिए ऑक्सीजन वहां पर कम हो जाती है, फिशेज सफोकेट करती हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उनकी डेथ हो जाती है और उस कंसेप्ट को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है, एक और कंसेप्ट होता है यहाँ पर जिसको समझने की जरूरत है, वो है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है बायोलॉजिकली मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करना मतलब कि जूम करना, मैग्नीफाई मतलब उसको जूम आउट करना, उसको बड़े लेवल पे जाकर के देखना। तो इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने अभी आपको एक जस्ट एग्जांपल बताया था सोर्सेज, जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि आपने केमिकल्स डाले वाटर में और उस वाटर को आपने कंज्यूम किया, या आपने चलो मान लो वाटर नहीं कंज्यूम किया, हमने तो प्योरीफायर लगा रखा था और प्योरीफायर से क्लीन करके हमने तो यूज किया है ना, लेकिन फिशेज तो आप जो फिशेज खा रहे हैं तो उन फिशेज में तो गया ना वो केमिकल, तो उस फिश को जब आपने खाया तो आपकी बॉडी में भी गया। तो वही होता है कि वाटर में वो केमिकल है उसके थ्रू एल्गी में गया, एल्गी को जिन इंसेक्ट ने खाया फिर वो उनके अंदर गया, वहां से जिन इंसेक्ट को दूसरे इंसेक्ट ने खाया उनके अंदर गया, है ना, और फिर उनको जिस फिश ने खाया उस फिश के अंदर गया, उस फिश को बड़ी फिश ने खाया तो उस बड़ी फिश के अंदर गया वो केमिकल, और फिर उस बड़ी फिश को ह्यूमन ने खाया तो अल्टीमेटली वो ह्यूमन में गया। तो यही कहना चाहते हैं कि वाटर से होते हुए डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप जो है वो अल्टीमेटली जिसने वो केमिकल उसमें डाला है उसी की बॉडी में वो वापस चला जाएगा। मतलब अगर ह्यूमन एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर उनको भी खराब करेगा, है ना। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जिसको समझकर हमको थोड़ा सा डरने की जरूरत है कि हमको पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज अल्टीमेटली वो हमें ही अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब इस वाटर पोल्यूशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फर्स्टली तो ये है कि भाई वाटर को खराब करने से ही बचाओ। जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज के अंदर खराब वाटर को मत डालो वाटर में, जानवरों को मत नहलाओ, घरों का पानी है तो उसको खराब को ठीक करके पहले उसको फिल्टर आउट करके देन उसको नदी तालाबों में डालो, या फिर एक ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं तो वहां से ट्रीटमेंट सेंटर्स के अंदर पहले वो वाटर जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग होगी, जो भी उसमें पार्टिकुलेट मैटर होगा पहले उसको रिमूव किया जाएगा, फिर उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा जिसके अंदर जो सेडिमेंट हो सकते होंगे उनको सेडिमेंट किया जाएगा, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा जिसके अंदर केमिकल्स से उनको ट्रीट करेंगे, फिर फाइनल ट्रीटमेंट होगा जिसमें बायोलॉजिकल मैटर जो रहेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो उसमें जो भी हार्मफुल गैसेस है उनको डाइजेस्ट कर जाएंगे, और फाइनली जो प्योर वाटर होगा जो साफ होगा उसको ही रिवर में डाला जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है इसको पानी को साफ किया जा सकता है, और ऑल्सो मिनिमाइज करना है हमको कि वाटर को पोल्यूट ही कम से कम किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन को यहाँ पर कम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने इसके पोल्यूशन को रोकने के लिए वाटर पोल्यूशन एक्ट बनाया है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ इंडिया है जिसे 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करता है, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, और इंडिया के अंदर वाटर की को वापस से मेंटेन करने के लिए, वाटर को फिर से रिस्टोर करने के लिए ये वाटर पोल्यूशन एक्ट गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये हुई किसके बाद, वाटर पोल्यूशन की बात। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर पोल्यूशन कितना हार्मफुल हो सकता है, और हमें यहाँ पर वाटर पोल्यूशन को करने से मिनिमाइज करना है, उसको कम से कम करना है, और जो हुआ है उसको भी ट्रीटमेंट के थ्रू क्लीन करना है। तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़े रहें और प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें बीएसपी फार्मेसी ऐप, और बैचलर्स और डिप्लोमा कोर्सेज दोनों से ही रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, और फुल सब्जेक्ट मटेरियल आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और फुल स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर अवेलेबल किया जाता है। सो इसके लिए आप जुड़े बीएसपी फार्मेसी के साथ।